हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरके एंड आरजे क्लासेस में। बिना देरी के शुरू करते हैं CDP का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या निहित होता है? सीखने की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, न कि बच्चा। बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है बल्कि कक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। यहाँ लोकतांत्रिक माहौल नहीं बल्कि निरंकुश माहौल होता है ताकि बच्चे को कक्षा में अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया के अधिकतम अवसर मिले। चौथा ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम का लक्ष्य केवल बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना है, न कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन, बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है बल्कि कक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। आइए दोस्तों, इसमें और एक्स्ट्रा जान लेते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बच्चा होता है, न कि शिक्षक। बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है बल्कि कक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। और लोकतांत्रिक माहौल वह है जिसमें बच्चे को कक्षा में अन्य बच्चों के साथ शिक्षण के साथ और विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ अंतःक्रिया के अधिगम अवसर मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामुदायिक संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है, अमीर माता पिता से विद्यालय में पुस्तकें दान करने के लिए कहना। दूसरा, माता पिता को विद्यालय में उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा, माता पिता से अपने जीवन की घटनाओं और कौशल को शिक्षार्थियों और शिक्षकों के साथ साझा करने के लिए कहना। चौथा, माता पिता से बार बार विद्यालय आने के लिए कहना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर होगा आपका तीसरा ऑप्शन, माता पिता से अपने जीवन की घटनाओं और कौशलों को शिक्षार्थियों और शिक्षकों के साथ साझा करने के लिए कहना। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, जब भी आप प्रश्न हल करने की कोशिश करें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चे एक निश्चित क्रम में अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। दूसरा, सीखना ज्ञान का सक्रिय निर्माण है। तीसरा, संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल है। चौथा, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, जिसमें काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, अमूर्त चिंतन और संचालन पर काम करना। ये तीनों ऑप्शन निहित होंगे। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। डॉट प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट है जबकि डॉट द्वितीयक सामाजिक एजेंट है। ऑप्शन है, पहला माता पिता स्कूल अध्यापक, दूसरा साथी और माता पिता, तीसरा स्कूल शिक्षक और मीडिया, चौथा है मीडिया और साथी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा पहला, माता पिता और स्कूल अध्यापक।
माता पिता प्रथम प्राथमिक समाजीकरण एजेंट है, जबकि माता पिता प्राथमिक समाजीकरण एजेंट हैं, जबकि स्कूल अध्यापक द्वितीय समाजीकरण एजेंट हैं। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरण और अधिगम के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन, अधिगम अभिप्रेरण से स्वतंत्र है। दूसरा, उच्च अभिप्रेरण से बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरा, अभिप्रेरण और अधिगम असंबंधित प्रक्रियाएं हैं। चौथा, केवल बाह्य अभिप्रेरण ही अधिगम को प्रभावित करती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, उच्च अभिप्रेरण से बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही के वर्षों में मीडिया ने समाजीकरण एजेंट का गुण भी हासिल कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण एजेंट के रूप में मीडिया के प्रभाव से सबसे बेहतर तरीके से संबंधित है? पहला ऑप्शन, बच्चों के कुछ व्यवहारों को पुरस्कार और प्रशंसा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है तथा कुछ व्यवहारों को अस्वीकार्य व्यवहारों के माध्यम से हतोत्साहित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे न केवल संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं बल्कि सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। कई सकारात्मक गुणों जैसे आत्मपहल, आत्मनियंत्रण आदि को प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को न केवल दूसरों के साथ रहने का अच्छा अवसर प्रदान किया जाता है बल्कि अपनी उम्र के सदस्यों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। चौथा ऑप्शन, बच्चे इन स्रोतों से बहुत सी बातें सीखते हैं। किशोर और वयस्क अक्सर इनसे अपने आदर्श प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से सिनेमा से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, बच्चे इन स्रोतों से बहुत सी बातें सीखते हैं। किशोर और वयस्क अक्सर इनसे अपने आदर्श प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से सिनेमा से। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा किसी नियम को निरपेक्ष रूप से देखता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला है नैतिक तर्क, दूसरा नैतिक द्वंद्व, तीसरा नैतिक यथार्थवाद, चौथा सहयोग की नैतिकता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, नैतिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे की समझ में अंतराल को जानने, दूसरा माता पिता को प्रतिपुष्टि देने, तीसरा प्रगति रिपोर्ट बनाने, चौथा अंतिम सत्र की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का निर्माण करने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चे की समझ में अंतराल को जानने में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वमूल्यांकन से संबंधित एक प्रमुख सिद्धांत है? पहला ऑप्शन, विद्यालय को स्वमूल्यांकन के लिए मानकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। यह केवल निरीक्षण के प्रयोग के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, सारांश विद्यालय की स्वमूल्यांकन प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं है। चौथा ऑप्शन है, विद्यालय को अपने हितधारकों के विचारों को सुनना चाहिए और उनके बारे में कुछ करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, विद्यालय को अपने हितधारकों के विचारों को सुनना चाहिए और उनके बारे में कुछ करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उद्देश्य भावात्मक अधिगम के लिए दुनिया की समझ बनाना है? पहला ऑप्शन है प्रतिवर्तन,
यानी गहन चिंतन, दूसरा समायोजन, तीसरा उपलब्धि और चौथा है बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला प्रतिवर्तन यानी कि गहन चिंतन। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन अपने इरादे को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, दूसरा विषय में निपुण होते हैं, तीसरा विभिन्न निर्देशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, चौथा शुरुआत में अपने उद्देश्य का वर्णन करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विभिन्न निर्देशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पड़ोसी विद्यालय के साथ साझेदारी बनाने का उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण में सुधार, दूसरा सीखने की बाधाओं को दूर करना, तीसरा विद्यालय के बीच संक्रमण मार्गों में सुधार, चौथा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर को दूर करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर को दूर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संसाधनों का सफल एकीकरण शिक्षक की प्रभावी योजना पर निर्भर करेगा। संसाधनों के एकीकरण के लिए शिक्षक की भूमिका में क्या नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षक को पहले पाठ योजना बनानी चाहिए और कुछ संसाधनों के लिए जगह तय करनी चाहिए। नियोजन के अभाव में संसाधन सार्थक नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक को उन विशेष संसाधनों पर विशेषज्ञता होनी चाहिए जिनका वह शिक्षण अधिगम गतिविधि के दौरान उपयोग करने जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन, यदि शिक्षक संसाधन के रूप में किसी ऑनलाइन पद्धति का उपयोग कर रहा है तो कुछ साइटों के लिए निष्पादन होना चाहिए। शिक्षकों को अनुपयुक्त साइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को कक्षा में सक्रिय बनाने के लिए शिक्षक को सभी प्रकार के संसाधनों को एक कक्षा विशेष में एकीकृत करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में सक्रिय बनाने के लिए शिक्षक को सभी प्रकार के संसाधनों को एक कक्षा विशेष में एकीकृत करना चाहिए। अगला प्रश्न, कथन ए है सांस्कृतिक मानदंड सार्वभौमिक और सभी समाजों में समान होते हैं और बच्चे के विकास को समान तरीके से प्रभावित करते हैं। और कारण है वैश्विक अंतर्संबंध के कारण समाज समान मूल्य प्रणालियों को साझा करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कथन और कारण दोनों ही इसमें गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक अधिगमकर्ताओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों का उपयोग की संभावनाओं को प्रदान करता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? पहला उपचारात्मक मूल्यांकन, दूसरा नैदानिक उप मूल्यांकन, तीसरा योगात्मक मूल्यांकन, चौथा रचनात्मक मूल्यांकन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण का, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। कथन ए है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कहा गया है कि नैतिक तर्क शक्ति चरणों में विकसित होती है। और कारण है
कोहलबर के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे अपने नैतिक निर्णय बाहरी परिणामों पर आधारित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कथन ए और सही भी है और इसका कारण भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्षा तंत्र जिसमें चिंता का कारण बनने वाली किसी चीज़ के अस्तित्व को अचेतन रूप से नकारना शामिल कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है युक्तिकरण, दूसरा प्रतिगमन, तीसरा दमन और चौथा है उन्नयन। इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दमन। अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री डॉट सुविधा प्रदान करती है। पहला ऑप्शन केवल पेशी है, दूसरा बहुसंवेदी, तीसरा केवल श्रव्य और चौथा केवल दृश्य। तो दोस्तों, आपको भली भांति प्रकार से पता होगा कि जिस प्रश्न में और ऑप्शन में केवल दिया हो, केवल, वो सरासर गलत होता है। दोस्तों, आपको बता दें, किसी भी प्रश्न में यदि केवल का ऑप्शन दिखे तो ऑप्शन हमेशा गलत साबित होता है। ठीक है, इस हिसाब से इस प्रश्न में दूसरा ऑप्शन सही होगा। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बहुसंवेदी सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में स्कूल संगठन और प्रबंधन का प्रमुख पहलू क्या है? पहला है केवल विकलांग छात्रों को विशेष संसाधन उपलब्ध कराना, दूसरा शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तीसरा सभी छात्रों के लिए सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करना, चौथा ऑप्शन है छात्रों की विविध पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना एक समान शिक्षण पद्धति को लागू करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सभी छात्रों के लिए सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करना। अगला प्रश्न, कक्षा में एक बच्चा मजबूत मौखिक कौशल दिखाता है लेकिन तार्किक तर्क के साथ संघर्ष करता है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चा डाट बुद्धि में श्रेष्ठ है। पहला ऑप्शन है पारस्परिक, दूसरा भाषाई, तीसरा तार्किक गणितीय, चौथा संगीत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भाषाई। अगला प्रश्न, कथन ए है, आनुवंशिकता बच्चे की बुद्धिमत्ता को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और कारण इसका है प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव जैसे पर्यावरणीय कारणों का बौद्धिक विकास पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस प्रश्न में दोस्तों ए कथन आनुवंशिकता बच्चे की बुद्धिमत्ता को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। जो कि कारण है यह असत्य है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, एनपीई 2020 द्वारा अधिगम के किस मुद्दे की पुरजोर समीक्षा की गई? पहला ऑप्शन समग्र और एकीकृत अधिगम, दूसरा रटन अधिगम, तीसरा व्यवहारिक अधिगम, चौथा अनुकूल अधिगम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला
समग्र और एकीकृत अधिगम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन बच्चों की त्रुटि से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन, त्रुटियां आहतों का एक नया समुच्चय सीखने में विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा ऑप्शन, यदि त्रुटियों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो वह निश्चित आदतें बन जाती हैं जिन्हें बाद के चरणों में ठीक करना मुश्किल होता है। तीसरा ऑप्शन, यह देखा गया है कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। चौथा, त्रुटि प्रणाली को सीखने के प्रयास का परिणाम है। चौथा ऑप्शन है, त्रुटि प्रणाली को सीखने का प्रयास का परिणाम है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा। यह देखा गया है कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। अगला प्रश्न हमारा, स्कूल समुदाय परिवार की साझेदारी को समर्थन के लिए न्यूज़लेटर्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है? परिवारों को स्कूल के आयोजनों से आउटपुट करने का अवसर प्रदान करके परिवारों के साथ साझा की जाने वाली जानकारी की मात्रा को सीमित करके परिवारों की स्कूल नीतियों, घटनाओं और समाचारों के बारे में सूचित करके। तो दोस्तों, इस प्रश्न में केवल दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत ऑप्शन है। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार परिवारों को स्कूल की नीतियाँ, घटनाओं और समाचारों के बारे में सूचित करके, ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया है। दूसरा कथन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना तभी होता है जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से नई जानकारी की खोज करता है। दोस्तों, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। कथन पहला सही है और दूसरा कथन गलत है, यानी कि असत्य है। अगला प्रश्न, यश नाम के एक बच्चे को आटे की 2 समान आकार की गेंदें दी जाती है और वह सहमत होता है कि उनकी मात्रा समान है। फिर आटे की एक गेंद को लंबे पतले सांप के आकार में बेल लिया जाता है। अब बच्चे से पूछा गया कि क्या बची हुई गेंद और चपटे सांप में समान मात्रा में आटा है, तो वह असहमत था। इस संदर्भ में देखते हुए यश में डॉट की कमी है। पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, दूसरा वर्ग समावेशन, तीसरा जीववाद, चौथा संरक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, संरक्षण। अगला प्रश्न, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों को समूह विविधता पूर्ण है, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, व्यक्ति विभिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, व्यक्ति विभिन्नताओं को कम करने की कोशिश करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, व्यक्ति विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति विभिन्नताओं को मुख्य बाधा समझना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, व्यक्ति विभिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न, एक छात्र पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के बजाय व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखना पसंद करता है। यह प्राथमिक किस शिक्षण सिद्धांत से मेल खाती है? पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा व्यवहारवाद, तीसरा रचनावाद, चौथा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन रचनावाद। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सी स्कूल शिक्षा के पारंपरिक या रूढ़िवादी दृष्टिकोण की विशेषता है? पहला ऑप्शन छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, दूसरा व्यक्तिवाद और आत्म अभिव्यक्ति पर बल देता है, तीसरा प्राधिकरण और अनुशासन पर जोर देता है, चौथा प्रयोग और सृजनात्मकता पर बल देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राधिकरण और अनुशासन पर जोर देता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।